हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका सक्सेस हरियाणा। इस वीडियो में बताऊंगा भाई एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के बारे में। जो पॉलिसी आपने बहुत जगह सुनी होगी और हो सकता है कभी ना कभी भाई आपने ऐसा कोई कर्मचारी फेस किया होगा जिसके साथ ऐसी कंडीशन आ गई, उसके परिवार को फेस किया होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्स ग्रेशिया की जरूरत किसी भी कर्मचारी को पड़ सकती है। खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, आपको अपने परिवार को भी बताना चाहिए कि भाई जब तक मैं हूं जब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कल को कुछ भी हो जाता है तो आपके परिवार के पास क्या क्या ऑप्शन है, आपको उसकी जानकारी अपने परिवार को अभी से देनी चाहिए। क्योंकि आपके परिवार को आपके बाद समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सब ऐसे ही होते हैं, बस तो बार बार सहयोग करने वाले, बाकी एक्चुअल कोई नहीं बताएगा। तो आपको पता होगा तो आप अपने परिवार को बता पाओगे। देखो, मैंने इससे पहले दो वीडियो बना दी है। पहली वीडियो में मैंने टर्म कंडीशन बताई थी, दूसरी वीडियो में मैंने आर्थिक वित्तीय सहायता के परिवार वगैरह की भाई कंडीशन क्या होती है, परिवार कौन होता है, किसको मिलेगी आर्थिक वित्तीय सहायता, परिवार की डेफिनेशन बताई थी। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट डाल दी है मैंने, आई बटन मिल जाएगी, देख लेना। दो वीडियो नहीं देखी थी क्योंकि वो पता होना चाहिए कि आपके बाद कौन है परिवार का व्यक्ति जो ये ले सकता है। तो आर्थिक वित्तीय सहायता के बारे में तो मैं बता चुका, यानी कि जो पैसा मिलता है, पैसा जो पेंशन मिलती है पारिवारिक, वो किसको मिलेगी, क्या कंडीशन है, वो बता चुका हूं। आज की वीडियो है अनुकंपा नियुक्ति, एक्स ग्रेशिया के तहत जो नौकरी मिलती है, अपॉइंटमेंट मिलती है, उससे परिवार का अभिप्राय क्या है, मतलब किसको नौकरी मिलेगी आपके बाद। समझ गए? देखो, सबसे पहली बात, इसका पॉइंट नंबर 6, मतलब इंग्लिश में कर लेना, जो भी इंग्लिश में भी नीचे मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ है। और ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहां पे आप जाके ले सकते हो। अच्छा, अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार का अभिप्राय, परिवार की डेफिनेशन क्या है, देखो। विधवा या विधुर, विधवा या विधुर का मतलब क्या है, अगर कोई मेल कर्मचारी कार्यरत था तो अगर उसकी डेथ हो गई, देखो ये नौकरी दोनों केस में मिलेगी, तो डेथ हो जाए या परिवार जो कर्मचारी था वो गुमशुदा लापता हो जाए, 6 महीने तक मिले ही ना, दोनों कंडीशन में लागू है। तो जो कर्मचारी मेल था तो उसकी तो हो जाएगी विधवा, जो कर्मचारी फीमेल थी उसकी हो जाएगी विधुर। तो सबसे पहला जो एक तरीके से हक है, सबसे पहला हक है वो है इनका स्पाउस का। स्पाउस का मतलब पति या पत्नी का। सबसे पहला हक इनका है, जो आएगा नौकरी के लिए योग्य जो होगा वो ये होगा। टिप्पणी क्या लिखी है, न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी शेष पात्र परिवार के सदस्यों की सहमति के बिना अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजन के लिए परिवार का सदस्य नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, कोई भी कर्मचारी पति हो चाहे पत्नी हो, अगर उसका अपने पति पत्नी में से पति पत्नी का तलाक हो रखा है, किसके बिल्कुल लीगली तरीके से कोर्ट के थ्रू तलाक हो गया, और बाई चांस उस कर्मचारी की डेथ हो जाए, तो नौकरी किसको मिलेगी, नौकरी मिलेगी उसके पति या पत्नी में से स्पाउस जो भी है उसको। लेकिन कब मिलेगी, जब उसका जो परिवार था, यानी कि पति पत्नी के अलावा जो माता पिता बच्चे बचे, उनकी सहमति जरूरी है। वो अगर सहमति नहीं देते हैं तो जो भी न्यायिक रूप से अलग रह रहा है पति या पत्नी में से, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। उनकी सहमति होगी तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये केवल उसके लिए है जो तलाक लेके अलग हो रखे हैं। जो तलाक नहीं ले रखा तो ऑटोमेटिक जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट में से जो बचेगा पति पत्नी में से, उसको नौकरी मिल जाएगी। कंडीशन 5 साल की नौकरी होनी चाहिए मिनिमम, और 52 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन हर बार लागू रहेगी, एक बार बता दी, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा, अगर पहली वाली कंडीशन नहीं होती है, फेल मतलब फेल हो जाती है पहली कंडीशन, हो सकता है भाई अनपढ़ हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, या ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, अगर पहली कंडीशन फेल है या वो नहीं लेना चाहता, तो दूसरी कंडीशन आएगी, दत्तक बच्चों सहित बच्चे किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में किसी विभाग संगठन में पहले से सेवा नहीं है। दत्तक बच्चे मतलब जो गोद ले रखे हैं वो बच्चे जो उसके एक्चुअल में बच्चे हैं, उनमें से जो नौकरी मिल सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, वो किसी भी भारत या राज्य सरकार में किसी भी संगठन में पहले से नौकरी पे ना हो। ठीक है, एक दूसरा ये आ जाएगा परिवार। अच्छा, इनकी जो क्या बोलते हैं कि प्रेफरेंस किसको मिलेगी वो आगे भी है, मैं तो वैसे बता दी कि इसको पहले मिलेगी, लेकिन इसकी प्रेफरेंस बाद में है। अभी केवल ये बताया जा रहा है कि परिवार से अभिप्राय क्या है, कौन कौन है जो योग्य हो सकता है। केवल अविवाहित मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के मामले में आश्रित भाई बहन। अगर कोई कर्मचारी अविवाहित है, अनमैरिड है, या तो वो मर जाए या उसका गुमशुदा गायब हो जाए,
उस केस में क्या होगा? तो उस केस में होगा उसके आश्रित डिपेंडेंट भाई और बहन। अब वो डिपेंडेंट भाई बहनों से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। टिप्पणी क्या लिखी है ये भी साथ साथ ये ध्यान देना जरूरी है। जहां एक से अधिक विधवा है, न तो जीवित विधवा न ही मृतक या जीवित विधवा के बच्चों को अनुकंपा नियुक्त परिजन के पैरों से शामिल किया जाएगा। यानी कि जहां पे किसी ने दो शादी कर रखी है, अगर किसी कर्मचारी ने दो शादी कर रखी थी, तो उसकी जो विधवा है, तो ना तो कोई जीवित विधवा है उसको मिलेगी नौकरी, ना उसके बच्चों को, ना किसी को। यानी कि जहां पे दो है विधवा, वहां पे किसी को भी नौकरी के लिए परिवार में शामिल किया जाएगा। दूसरा, इस नियम के प्रावधान हेतु विधवा से अभिप्राय मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी विधिक रूप से विवाहित पत्नी। विधवा का मतलब बता दिया, जो कर्मचारी है उसकी कानूनन जो पत्नी है वो वाली। तीसरी, पंचायत वगैरह के थ्रू तलाक हो रखा है तो वो तलाक नहीं माना जाएगा। टिप्पणी 4, पुत्र या पुत्री के सरकारी कर्मचारी द्वारा हिंदू विधि या स्वीप विधि के अधीन विधिक रूप से दत्तक बच्चे भी शामिल हैं जो अपने माता पिता के साथ रह रहे थे तथा पूर्ण रूप से उन पर आश्रित थे, किंतु इसमें सौतेले बच्चे शामिल नहीं है। मतलब क्या है, अगर कोई किसी ने भी हिंदू विधि विधान या जो भी लीगली तरीका होता है उसके थ्रू किसी ने बच्चे गोद ले रखे हैं तो वो भी इसमें शामिल रहेंगे, लेकिन सौतेले बच्चे शामिल नहीं होंगे। ठीक है, सौतेले बच्चों में और गोद लेने में फर्क होता है, ये आपको पता होगा। अच्छा, तीसरा, सरकार से अभिप्राय है सामान्य प्रशासन, जो अपना चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के थ्रू जो होता है वो वाला पर। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग जो होता है सिविल सचिवालय के अंतर्गत ही आता है, जनरल रजिस्ट्रेशन। सरकारी कर्मचारी का बता दिया, ग्रुप ए बी सी और डी कोई भी कर्मचारी हो वो इसमें काउंट रहेगा। ये कुछ बता रखा है भाई, 309 जो संविधान का अनुच्छेद है हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा बनाए गए हैं ये है। और बस ये तो बता दिया था परिवार, ये वाला थी परिवार की, परिवार की डेफिनेशन, परिवार में कौन कौन है। अब आ जाओ यहाँ पे ये वाली, इसमें एक पॉइंट लिखा है जय में हरियाणा सरकार की समेकित निधि में वेतन विकलित है सिवाय जब विदेशी आकस्मिक दौरे। अच्छा ये छोड़ो, आपके काम की नहीं है, छोड़ो इसको। अच्छा, शहीद कर्मचारी का भी इसमें है। अब शहीद कर्मचारी के मतलब क्या है, जो हरियाणा सरकार का कोई पुलिस कर्मचारी हो या कोई सिविल कर्मचारी जो नियमित रूप से कार्यरत हो, जो बहादुरी या सदन साहस करते हुए अपने कार्रवाई में मारा जाता है। मतलब कोई भी, चाहे पुलिस का हो चाहे सिविल का हो, लेकिन कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो आपका बहादुरी और असाधारण कोई साहस दिखा रहा हो, उस टाइम उसकी डेथ हो जाए, कार्रवाई में मारा जाए। एक तो डेथ होती है घर पे, एक हो जाती है कोई मुठभेड़ में मारा जाए। मान लो कहीं पे हड़ताल आंदोलन चल रहा है, वहां पे कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना दिया बी क्लास का अफसर, और वहां पे दंगा हो जाए और उसको मार दिया जाए। मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, अगर वहां पे ऐसा कुछ हो जाए तो वो शहीद शहीद कर्मचारी कहलाएगा। लेकिन वही कर्मचारी अपने घर पे था, हार्ट अटैक आ गया, तो वो शहीद नहीं है, वो एक नॉर्मल मृत्यु में गिना जाएगा। तो शहीद कर्मचारी और उसमें फर्क ये है, मैंने बता दिया आपको। गुमशुदा कर्मचारी क्या होता है, अचानक गुमशुदा हो जाए, पता ही ना चल पाए, या तीर्थ यात्रा पे गया, किसी यात्रा पे गया, उसके गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को दी, वो हो जाए, या किसी को विद्रोही आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया, वो भी गुमशुदा में गिना जाएगा। ठीक है, सेवा के दौरान से अभिप्राय क्या है, सेवा के दौरान के इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेवा के अवधि के दौरान किसी अधिवार्षिता आयु होने से पहले। अधिवार्षिता आयु क्या होती है, तो अधिवार्षिता आयु जो होती है, देखो आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा अधिवार्षिता आयु। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा इंग्लिश में वर्ड सुपर एनुएशन एज, मतलब जो रिटायरमेंट की एज है, जो नॉर्मल रिटायरमेंट की एज होती है नॉर्मली 60 साल और 58 साल, तो वो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे हो। तो उससे पहले सेवा की अवधि, लेकिन रिटायरमेंट से पहले, उसका मतलब ये है सेवा के दौरान का। यहाँ पे लिखा मिलेगा सेवा के दौरान शहीद हो गया, इसका मतलब है रिटायरमेंट नहीं हुई थी, तो उसका मतलब ये है अधिवार्षिता का मतलब। ठीक है, अपवाद क्या है, अपवाद HCMS डॉक्टर या किसी कार्मिक के मामले में जहां अधिवार्षित की आयु 60 वर्ष से अधिक है। आपने देखा डॉक्टर या फिर जज, इनके केस में अधिवार्षिता की आयु 60 से ज्यादा 65 साल तक है, तो वहां पे उनकी वही, उसके लिए जो है ना, जो अधिवार्षिता की आयु है, उस केस में भी जो अनुकंपे वित्तीय सहायता है अगर वो लेनी है, तो वहां पे भी उनकी आयु 60 वर्ष ही समझी जाएगी, यानी कि 60 साल के हिसाब से ही उनको समझा जाएगा अगर अनुकंपा वित्तीय सहायता लेनी है तो। इनके नियम वगैरह है वो सब परिभाषित कर रखे हैं, वही रहेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने आपको कहा था कि अनुकंपा वित्तीय सहायता है जो, वो कितनी मिलती है, कितने साल के लिए मिलती है, तो वो आ जाओ यहाँ पे लिखा है अनुकंपे वित्तीय सहायता। ऐसा नहीं कि आपको मरते दम तक मिलेगी, नहीं,
अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो गई तो उसके परिवार को कितने साल तक सरकार मासिक जो हर महीने सैलरी होती है वो कितने साल तक देगी, वो सुनो। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि आर्थिक वित्तीय सहायता सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के आगामी दिन से, जिस दिन मृत्यु हुई उसके अगले दिन से ही ऐसे पात्र परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित अवधि के लिए अधिवार्षिक तिथि तक या जो भी पहले हो मृत्यु के मामले में, मतलब अगर कोई कर्मचारी या तो उसकी 60 साल की अवधि पहले हो जाए या जो सरकार ने ये दी है 15 साल 12 साल ये पहले हो जाए, जो पहले हो जाएगी उसी टाइम वो खत्म हो जाएगी। मतलब देखो 35 वर्ष की आयु होने से पूर्व अगर किसी कर्मचारी की एज 35 साल नहीं हुई थी और उसकी डेथ हो जाती है, गुमशुदा हो जाता है, तो उसके परिवार को कितने साल तक वित्तीय सहायता मिलेगी हर महीने? तो वो मिलेगी जी 15 वर्ष की अवधि के लिए। यानी कि 35 साल की उम्र से पहले अगर कोई कर्मचारी की डेथ होती है तो डेथ होने से अगले दिन से लेकर के अगले 15 साल तक हर महीने आपको आर्थिक वित्तीय सहायता मिलेगी। वो सरकार ने डिफाइन कर रखा है, वो बताऊंगा आगे पेंशन वाले रूल में पता चलेगा आपको कि भाई कितनी मिलती है वो। लेकिन उसमें ये है आपको मेडिकल मिलेगा, शिक्षा का भत्ता मिलेगा, ठीक है, और महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन उस पर वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। वार्षिक वेतन वृद्धि जो होती है ना वो नहीं मिलती उसके ऊपर। तो 35 साल की आयु होने से पहले डेथ हुई तो 15 साल के लिए मिलेगी आपको वित्तीय सहायता। लेकिन अगर 35 वर्ष से और 48 वर्ष की उम्र से बीच में, 35 से 48 के एज के बीच में हुई है डेथ, तो मिलेगी 12 वर्ष की अवधि या 60 साल की अवधि पूरी होने से पहले। यानी कि जो भी पहले हो जाए, मान लो किसी की डेथ हो गई भाई 48 साल में एक दिन पहले, तो उसके परिवार को मिलेगी अगले 60 साल जैसी, क्योंकि 12 साल के लिए मिलनी है तो पूरी 60 साल हो जाएगी। तो यानी कि जो भी पहले हो जाए, या तो 60 साल पहले हो जाए या जो 12 साल है ये पहले हो जाए, तो उस टाइम तक आपको मिलेगी। अब आप देख लो आपकी कंडीशन किस हिसाब से है, या आपको कोई ऐसा जानकार हो जिसकी आप मदद कर सकते हो उसको बता देना ये रूल। 48 वर्ष से अधिक आयु होने पर अगर किसी की, क्योंकि 52 साल तक सरकार मानती है, अगर किसी की डेथ 50 साल की एज में हो जाए तो फिर क्या होगा, तो उसकी 50 जिस दिन डेथ हुई उससे आगे 7 साल तक, या फिर जो 60 साल हो उससे पहले, जो भी चीज पहले हो, ये तो 7 साल 7 ईयर हो के लिए मिलेगी, या 60 ईयर की एज उस कर्मचारी की होती उस डेट तक मिलेगी, जो भी पहले होगी उस दिन तक आपको आर्थिक वित्तीय सहायता मिलेगी। अब जो मैंने आपको बताया कि कैसे मिलेगी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे लिखा है हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 के अधीन पारिवारिक पेंशन जहां लागू हो, अनुकंपा वित्तीय सहायता की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद आगामी तिथि से कर्मचारी के परिवार के लिए अनुदेय होगी। तो जो पेंशन का नियम है उसमें बताऊंगा मैं पारिवारिक पेंशन कितनी सरकार देती है। तो वो आर्थिक वित्तीय सहायता आपको अनुकंपीय वित्तीय सहायता जो मिलती है वो मिलेगी। जो मैं बार बार आर्थिक वित्तीय सहायता कह रहा हूं वो भाई आर्थिक वित्तीय सहायता नहीं, वो अनुकंपीय वित्तीय सहायता, वो मैं थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी में वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ। आर्थिक वित्तीय सहायता अलग होती है, अनुकंपा वित्तीय सहायता अलग होती है। आर्थिक वित्तीय सहायता 1-2 लाख रुपए की होती है जो सरकार वैसे देती है, जो एक्स ग्रेशिया में काउंट नहीं होते उनको, वो होती है आर्थिक वित्तीय सहायता। और ये है अनुकंपा वित्तीय सहायता, एक्स ग्रेशिया फाइनेंशियल हेल्प जो कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये मृतक और गुमशुदा दोनों कर्मचारी के लिए लागू होगी। और यहाँ पे भी लिखा है नियुक्ति के लिए बता ही दिया था मैंने, 5 साल की सेवा होनी चाहिए या 52 साल जो भी पहले हो, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी उनको नौकरी ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सेवा में रहते सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या गुमशुदा होने के मामले में नियमित आधार पर न्यूनतम 5 साल की सेवा पूरी करनी है। और इन 5 साल में आपने अगर कभी भी जो भी नियमों के तहत जो छुट्टी ली है, ईएल ली है, सीएल ली है, वो सब काउंट होगी 5 साल के अंदर। ऐसे नहीं वो छुट्टियों को हटा देंगे ना, वो भी काउंट होगी। तो अगर ये नौकरी चाहिए तो या तो 52 साल की नौकरी हो, 52 साल की एज हो, या 5 साल की हो। अगर उससे पहले कुछ होता है तो जो पात्र परिवार है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको देखो लिखा है साफ साफ, अनुकंपे वित्तीय सहायता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प चुन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अनुकंपा वित्तीय सहायता जो पैसे पारिवारिक पेंशन अगर लेनी है उसके लिए 5 साल कंडीशन नहीं होती, उसके लिए 1 साल हो 2 साल हो कुछ भी हो। लेकिन अगर नौकरी चाहिए तो 5 साल की सेवा होनी चाहिए, 52 साल की एज से पहले होना चाहिए। वो अन्य वित्तीय सहायता है वो कभी भी आपको मिल सकती, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए 1 दिन नौकरी की हो, चाहे 2 दिन, चाहे 2 साल, चाहे 4 साल, 5 साल, 10 साल। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप नौकरी लेना चाहते हो तो ये, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी 5 साल वाली कंडीशन भी पूरी हो और 52 साल वाली पूरी हो,
फिर भी आप चाहो कि भाई मैं नौकरी नहीं लेना चाहता, मुझे तो पैसे ही दे दो, तो आपके ऊपर ये रूल लागू हो जाएगा। सहायता मिलेगी अनुकंपा वित्तीय सहायता जो आपकी लास्ट सैलरी थी उसके हिसाब से। और यहाँ पे लिखा भी है कि इन नियमों के अधीन नियुक्ति केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी तक सीमित रहेगी। मतलब चाहे कोई आईएएस लग रहा हो, फिर भी उसके जो आश्रित हैं उनको नौकरी मिलेगी ग्रुप सी या ग्रुप डी की ही। लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है कि ग्रेड क्या होगा। ग्रेड, जिस ग्रेड पे आप काम कर रहे हो उससे निचले स्तर का ग्रेड आगे मैं बता रहा हूं, अभी वो चीज आगे देखो। अच्छा, पात्र उच्चतर योग्यता, मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी स्थिति या पात्रता जो होगी पात्र परिवार के सदस्यों की उच्चतर योग्यता अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचारी नहीं जाएगी। मतलब ऐसा भी तो कोई दावा करे कि भाई ना, मैं कोई क्लर्क लग रहा था और उसका बेटा है वो एमएससी कर रखी हो, बीएड कर रखी हो, तो ऐसा नहीं कि उसको मास्टर बना देंगे उसके लड़के को, नहीं, उसकी शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पोस्ट पे वो कर्मचारी था उससे नीचे वाली पोस्ट ही मिलेगी, ये कन्फर्म। अब कैसे मिलेगी वो देखो, ठीक है। इस वीडियो में बस ये चीज और बताता हूँ, फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, प्रदान की जा रही अनुकंपा नियुक्ति उन मामलों में छोड़कर जहां पर ग्रुप घ के निम्न स्तर कार्यरत था। यानी कि ग्रुप डी में अगर कोई लगा हुआ था और फिर नौकरी की डेथ हो जाती है तो ग्रुप डी में ही मिलनी है, उसमें कोई कम ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्रुप सी में था, ग्रुप बी में था या ग्रुप ए में था, तो उसके बच्चों को क्या नौकरी मिलेगी वो देखो। यहाँ पे लिखा है व्याख्या 1, अगर कोई कर्मचारी वेतन स्तर यानी कि पे लेवल 12 के ऊपर काम कर रहा था, यानी कि 7600 ग्रेड में था, ए क्लास का अफसर था, तो अनुकंपा नियुक्ति तो भी उसके बच्चों को जो नौकरी मिलेगी वो ग्रुप सी में मिलेगी। लेकिन क्या है, ग्रुप सी में कौन सी मिलेगी, किंतु पात्रता और योग्यता और विभिन्न विभाग के रिक्ति की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए लिपिक पद से निम्न पद पर नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि आप जिस ग्रेड पे थे उस ग्रेड से तो नीचे मिलनी मिलनी है, उससे नीचे, उससे ऊपर नहीं मिलेगी। लेकिन उससे नीचे भी कहां पे, ग्रुप सी में। अब ग्रुप सी 4600 ग्रेड तक होता है, लेकिन अब 4600 ग्रेड, 4200 ग्रेड, आपका 2800 ग्रेड, 2400 ग्रेड, 1900 ग्रेड, इस ग्रेड में मिलनी है। अब वो डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपके जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता था वहां पे खाली पोस्ट किस पद के ऊपर है वो डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको मिलेगी। अब वो आपको 4200 मिल सकती है, 4600 मिल सकती है। 4600 बता रहा हूँ क्षेत्र के हिसाब से। अगर कोई कर्मचारी खुद ही 4200 ग्रेड में तो उससे कम ही मिलेगी, लेकिन 7600 के हिसाब से बता रहा हूं मैं, एक क्लास अफसर है तो 4600, 4200, 2800, 2400 और 1900। लेकिन क्लर्क से कम नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रुप ए में था। ग्रुप डी की नहीं मिलेगी उनके परिवार को, ए सी ग्रुप में ही मिलेगी, क्लर्क से कम नहीं मिलेगी, उससे ऊपर मिल सकती है। व्याख्या 2, अगर कोई कर्मचारी 4200 ग्रेड में काम कर रहा है तो उसके परिवार के सदस्य को 4200 ग्रेड से कम वाले पद पर नौकरी मिलेगी, लेकिन क्लर्क से नीचे नहीं मिलेगी। अब 4200 से कम कौन सा होता है, 2800, 2400, 1900। अब डिपेंड करता है विभाग में किस ग्रेड पे खाली है और आपकी योग्यता कितनी है। मान लो 2800 में खाली हो लेकिन आपकी योग्यता 10वीं पास है तो फिर आपको नहीं मिलेगी। योग्यता भी होनी चाहिए उस पद के लिए, लेकिन हाई क्वालिफाई हो गए तो ज्यादा बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी। दोनों में फर्क समझना, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो बड़ी नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर पढ़े लिखे हो तो छोटी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तीसरा भी वही है कि 4800 ग्रेड उसमें लग रहा है, ये सब है वही है। लेकिन व्याख्या 4 में क्या है, अगर कोई ग्रुप डी का कर्मचारी है तो उसके परिवार को ग्रुप डी की ही नौकरी मिलेगी, ठीक है। ये हो गया कि किसको कौन सी वो मिलेगी। अब है अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया, कि कैसे आपको नौकरी मिलती है, वो प्रोसीजर क्या होता है वो बताऊंगा अगली वीडियो में। ये तीसरी वीडियो थी, अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है इसकी प्लेलिस्ट। डे बाय डे मैं इसकी वीडियो आती रहेंगी, आपको कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा मैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। थैंक यू।